दोस्तों 5 मिनट का मुझे टाइम देना, बस मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ 5 मिनट में, ठीक है? मैं इसकी भरपाई कर दूंगा थोड़ा आगे खींच के इसको, ओके? ठीक है, 5 मिनट का टाइम देना मेरे को बस। हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो। ये हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग के हम लोगों ने टाइप्स, आज हम लोग कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटेड भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा चीजें हम लोग ना हल्की पढ़ लेते हैं। जैसे कि कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे, उसको पढ़ लेते हैं। पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है? थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, आगे पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं। आकांक्षा पीडीएफ पीडीएफ कर रहे हो बेटा? आप एक बार बताओ, आप नोट्स नहीं बना रहे क्या? नोट्स नहीं बना रहे क्या? नोट्स प्रॉपर बनाओ, नोट्स को स्किप ना करो भाई। मयंक भाई, होगा होगा होगा। ऐसी मजेदार में लटका हुआ हूं ना, मैं खुद को नहीं वक्त दे पा रहा हूँ, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बैंक जो था दैट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत का,
ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज द फर्स्ट बैंक टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1770। पहला बैंक जो बना था वो 1770 में बनाया गया था और ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज द फर्स्ट बैंक टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1770। ओके, तीन बैंक हुआ करते थे, तीन यूं कहें तीन विरासतें हुआ करती थी, तीन प्रेसिडेंसी होती थी और उन प्रेसिडेंसी में एक थी बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। ओके, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। इसी प्रेसिडेंसी में यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने ट्रेड के लिए यहाँ बैंक बनाए, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ओके, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। जो बैंक ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी थी 1809 में बनी, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में एंड बैंक ऑफ मद्रास थी 1843 में बनाई गई थी। जरा ध्यान सुनेगा, जो बैंक ऑफ बंगाल थी 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में एंड बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बनाई गई थी। जो बैंक ऑफ बंगाल था इसका पहला नाम हुआ करता था बैंक ऑफ कैलकाटा। ओके, बैंक ऑफ कैलकाटा। ठीक है, बैंक ऑफ कैलकाटा जो कि बना था आपका 1806 में। तो बैंक ऑफ कैलकाटा ये आपका 1806 में बना, इसी का नाम बदलकर आगे बैंक ऑफ बंगाल किया गया 1809 में। ओके, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे ये 1840 में एंड बैंक ऑफ मद्रास ये 1843 में। ठीक है, तो बैंक ऑफ, ये जरूर याद रखिएगा, बैंक ऑफ बंगाल ये 1809, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 एंड बैंक ऑफ मद्रास ये 1843। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज कर दिया गया था, इन तीनों को, और इन तीनों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया, इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जरा ध्यान से देखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना? 1921 में, 1921 में। जो ये प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे इनको मर्ज किया गया टू फॉर्म इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और ये एक प्राइवेट एंटिटी था। यहां तक कोई दिक्कत? शुरुआत से बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था जो कि आपका 1770 में बनाया गया था। क्लियर है? फिर तीन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, एक 1809 में बनी, एक 1840 में, एक 1843 में। ओके, बीबीएम ऐसे याद रखना, बीबी ने बहुत मारा, घर पहुंचते थे 9:40 या 9:43। ठीक है, बीबी ने बहुत मारा, घर पहुंचते थे 9:40 9:43। ओके, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल 1809, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। ओके, 1843। और इन तीनों ही बैंक को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया, दैट वाज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये कैसा बैंक था? प्राइवेट बैंक हुआ करता था, प्राइवेट एंटिटी था। बट इन 1955 1955 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसका नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज का मतलब होता है प्राइवेट से गवर्नमेंट में कन्वर्ट करना। टू कन्वर्ट प्राइवेट इनटू गवर्नमेंट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। ओके, टू कन्वर्ट प्राइवेट इनटू गवर्नमेंट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है निजी से सरकारी स्वामित्व में आ जाना। ठीक है, निजी से सरकारी स्वामित्व में आ जाना। टू कन्वर्ट प्राइवेट इनटू गवर्नमेंट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। राष्ट्रीयकरण इसको बोलते हैं हम लोग। अगर अभी कोई प्राइवेट बैंक सरकारी बैंक बना दिया जाता है, ठीक है, प्राइवेट एंटिटी मतलब, हाँ, इसमें जैसे हो दोस्त सरोजनी जी, इसका मतलब ये है कि प्राइवेट एंटिटी मतलब उसमें सरकारी हिस्सा नहीं था। ठीक है, मेजॉरिटी जो स्टेक था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं था। ओके, 1955 में बट इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब ये सरकारी हो गया और इसका नाम बदलकर हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडी गोरेवाला कमेटी। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ? एडी गोरेवाला कमेटी के रिकमेंडेशन पे। इतना पढ़ लीजिए फटाफट से, इतना पढ़ लीजिए मेरे भाई फटाफट से। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है भाई? इतना रीड कर लो सर। नोट्स भी बनाने क्या, नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल नोट्स बनाने हैं भाई। दो पॉसिबिलिटी है, या तो अभी बना लो या तो पैरेलल, या तो फिर एक काम करना क्लास के बाद बना लेना। मेरा तो सजेशन रहेगा क्लास के बाद नोट्स बनाइएगा। अभी कोशिश करो समझने की।
ठीक है, हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े नोट्स के लिए, अभी समझने की कोशिश करना बस इस सेशन को। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलो नेक्स्ट आगे। इसके बाद क्या हुआ, जो 8 सब्सिडरीज थी, ये 8 बैंक थे, वो एसबीआई के साथ अटैच किए गए, ओके, 1959 में, ओके, और इनको एसोसिएट बैंक नाम दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट बने। इसमें बैंक ऑफ बीकानेर, बैंक ऑफ जयपुर, सौराष्ट्र, इंदौर, हैदराबाद, पटियाला, मैसूर और त्रवणकोर, ओके। इसमें से बीकानेर ये था, ये 2008 में, सॉरी 1963 में, ठीक है, बैंक ऑफ बीकानेर वॉज मर्ज्ड विद बैंक ऑफ जयपुर, ओके। ये क्या बन गया फिर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। फिर 2008 में, 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र ये एसबीआई में मर्ज हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 2010 में ये एसबीआई में मर्ज हो गया। कितने बैंक बचे अब, कितने बैंक बचे मेरे भाई, इतना बताइए। भाई 1 2 3 4 5 बचे। अरे यार, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ओके, ये सौराष्ट्र और इंदौर तो खत्म ना, ये दोनों तो एसबीआई में मर्ज हो गए, एसबीआई में मर्ज हो गए, ठीक है। बीकानेर एंड जयपुर एक बचा, ये फिर 2 3 4 और 5 ये बचे 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2017 को ये 5 बैंक जो थे एसोसिएट बैंक प्लस एक भारतीय महिला बैंक, ये सब मर्ज हो गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। यहां तक क्लियर हुआ भाई? ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, और अभी लास्ट ईयर ही आए थे, ये सोच लो, लास्ट ईयर, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं, गलती से स्किप मत कर देना ऐसे। इतना क्लियर हुआ है? इतना क्लियर है? तो बट मेरी थोड़ी हेल्थ सही नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा अलग, कभी लेट के कभी इधर मुड़ मुड़ आके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बड़े सपोर्ट से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं सामने आके नहीं पढ़ाना चाह रहा। ऑडियो पे जरा फोकस करो। इतना क्लियर है?
बीएमबी क्या है? भारतीय महिला बैंक, एक बैंक बनाया गया था भारतीय महिला बैंक मेरे भाई। बीएमबी जो था ये भारतीय महिला बैंक था। ओके, इस बैंक को बनाया गया था स्पेशली वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। इसमें डेट पूछ ली जाएगी, ये पूछ लिया जाएगा 5 एसोसिएट के साथ कौन सा बैंक मर्ज हुआ था। यार 8 और 10 में क्या हुआ? तो यार 8 में बेटा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एसबीआई में मर्ज हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर भाई, एक सुनो, ये टोटल 8 थे, इसमें से बीकानेर जयपुर आपस में मर्ज हो गए थे तो एक बैंक बन गया, बचे टोटल 7। फिर ये एसबीआई में मर्ज हो गया, ये एसबीआई में मर्ज हो गया, अब बचे बाकी के ये जो 5, ये तो खत्म, ये खत्म, ये 4 और ये एक 5, ये 5 प्लस एक भारतीय महिला बैंक, ये दो एसबीआई में मर्ज हो गए। बेटा सब्सिडरी क्या होता सब बताऊंगा, टेंशन ना लो। एसोसिएट क्या होता सब बताऊंगा। अभी मैंने पढ़ाया था ना कि ये फूफा है तुम्हारे, इतना मान लो। चलो नेक्स्ट आगे। फर्स्ट बैंक टू बी प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस वाज पंजाब नेशनल बैंक। मतलब जिस जो उसमें लोग काम कर रहे थे वो सारे के सारे इंडियंस थे। ओके, और इट वाज एस्टेब्लिश इन लाहौर, इसकी स्थापना लाहौर में हुई थी 1894 में। कब हुई थी मेरे भाई? 1894 में। ओके, तो 1894 में लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी और फर्स्ट बैंक था टू बी प्योरली मैनेज बाय इंडियंस, टू बी प्योरली मैनेज बाय इंडियंस। ठीक है, एग्जैक्ट ईयर याद रखना है। क्लियर है भाई? ओके, दूसरा, अब देखो स्टोरी यहां से कंफ्यूजन की शुरू होती है। ठीक है, हैप्पी सिंह सब बता दूंगा, रुक जाओ जरा, तसल्ली कर लो बेटा। फर्स्ट इंडियन कॉमर्शियल बैंक विच वाज होली ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडियंस। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब यह है कि 100% कैपिटल भी इसमें इंडियन की थी और मैनेजमेंट भी 100% इंडियन का था। यहां पर क्या था, सिर्फ मैनेजमेंट इंडियन का था। अब समझ में आया पॉइंट? इसीलिए इसको हम लोग ट्रूली, फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक बोलते हैं, फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक।
हाँ मेरी माँ, क्लियर है भाई? इसे बनाया गया था 1911 में। ओके, प्योरली मैनेज बाय इंडियंस? ए भैया, प्योरली मैनेज बाय इंडियंस मतलब 100% इंडियन बंदे थे जो काम कर रहे थे। कॉमर्शियल मतलब बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट। फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ब्रांच आउटसाइड इंडिया वाज बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है। फर्स्ट इंडियन बैंक जिसने कि आउटसाइड ब्रांच अपनी ओपन की थी, ये कौन सा था? बैंक ऑफ इंडिया था मेरे भाई, बैंक ऑफ इंडिया। एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन लंदन, और ये कहां स्थापित हुआ था? लंदन में, इन द ईयर ऑफ 1946। ये समझ में आया? नेक्स्ट, एक बार इसका रिवीजन कर लो। पहली स्लाइड ये रही, फर्स्ट स्लाइड। डन हो जाए, डन लिखते चलना। दूसरी स्लाइड। ठीक है, तीसरी स्लाइड मेरे भाई ये रही। डन। अब जरा, अब देखो, राष्ट्रीयकरण जो असल में शुरू हुआ था, वो राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जो 1969 से और 1980 से शुरू हुआ। जो प्राइवेट बैंक थे भारत में, प्राइवेट बैंक, उन प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी उल्टी हवा चल रही है, ठीक है? ठीक है, प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट बैंक में कन्वर्ट करना राष्ट्रीयकरण कहलाता। अब देखो, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी भी प्राइवेट है और उसको भी गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दे तो वो राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। ये नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है, वो नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगा। आपका फेस नहीं देखता तो फील नहीं आता है धर्मेश भाई, तेरे को पूरा फील दूंगा मैं, तू टेंशन ना ले। रुक जा जरा, ना फॉर्म में आ जाने दे, ठीक है? पूरा फील दूंगा तेरे को, सारी फीलिंग मिलेंगी, तू टेंशन ना ले। तुझे तो आज ये जो 800-900 रुपए का वॉरियर बैच है ना, सब फीलिंग भी मिलेगी, कंटेंट भी मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है, फीलिंग चाहिए, हर जगह से फीलिंग चाहिए, मतलब भाई भाई से भी फीलिंग चाहिए तुझे, है? हाँ मेरे भाई प्रभु, तो मैं इसीलिए यहाँ पर, मतलब मुझे वॉरियर बैच में इसलिए भेजे थे, फीलिंग देने के लिए है। तो प्राइवेट बैंक से गवर्नमेंट बैंक में कन्वर्ट करना क्या है? राष्ट्रीयकरण कहलाता है।
पहली दफा जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 14 बैंक का हुआ था, ठीक है, वो हुआ था 1969 में। 19 जुलाई 1969 को ऐसे बैंक जिनकी कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा थी उन बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, और फिर 1980 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, टोटल 6 का। इतना क्लियर हुआ? ओके, टोटल कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण, टोटल कितने बैंक नेशनलाइज्ड हो गए, टोटल कितने बैंक नेशनलाइज्ड हो गए? 20। अब हुआ क्या, 1993 की घटना है, 4 सितंबर 1993 की। जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था ये पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया किस में मर्ज हो गया मेरे भाई? पंजाब नेशनल बैंक में। ये क्लियर हुआ? 1993 की घटना है। देखो भाई 1969 की बात थी, 14 बैंक नेशनलाइज्ड हुए, 1980 में 6 बैंक और नेशनलाइज्ड हो गए, पर 1993 में इन 20 में से एक घटा दो, 19 बैंक बचे। ओके, कितने बैंक बचे मेरे भाई? टोटल 19 बैंक बचे। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत भाई? चलो, अब हुआ क्या, इन 19 बैंक में से 2 बैंक और चले गए, एक था विजय बैंक और देना बैंक। ये आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन था अभी का। विजय बैंक और ये देना बैंक, ये दोनों बैंक मर्ज हो गए बैंक ऑफ बड़ौदा में। कितने बैंक बचे? 17 बैंक। कब हुए थे? 1 अप्रैल 2019 को। 1 अप्रैल 2019 को विजय बैंक एंड देना बैंक हैव मर्ज्ड विद बैंक ऑफ बड़ौदा। क्लियर? कितने बैंक बचे भाई, कितने बचे? 19 में से 2 गए, कितने बचे? इतनी तो मैथ आती होगी, गणित आती होगी। 19 में 9 में से 2 गए बेटा, 7 बचे। 7 7 यहां का एक उतर के आ गया बेटा, 17। क्लियर? समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। आगे देखना, अब हुआ क्या, 17 बैंक की कहानी यूं शुरू होती है। इन 17 बैंक को 10 और 7 में अलग कर दिया, कहा 10 बैंक आइडेंटिफाई किए और कहा इन 10 बैंक को मर्ज करके हम कितने बैंक बनाएंगे? 4 बैंक। इन 10 बैंक को मर्ज करके हम कितने बैंक बनाएंगे? 4 बैंक। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई भाई? ओके, वो बहुत बढ़िया। कितने बैंक हो जाएंगे नेशनलाइज फिर हम लोगों के? नेशनलाइज बैंक कितने हो जाएंगे? 7 और 4 11। वर्तमान में कितने नेशनलाइज बैंक हैं? अगर वर्तमान की बात करते हैं तो भारत में कितने नेशनलाइज बैंक है? ये सवाल एग्जाम में आ चुका है भाई। इंडिया में टोटल कितने नेशनलाइज बैंक हैं? टोटल मिलाकर भारत में 11 नेशनलाइज बैंक है। नो नो 11, 12 नहीं, 11। 12 का भी लॉजिक बताऊंगा। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कितने हैं नेशनलाइज बैंक? वो दोस्त हमारे 11 हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब ये 10 बैंक कौन से हैं? 10 पब्लिक सेक्टर बैंक जो मर्ज हुए वो 1 अप्रैल 2020 को हुए थे। कब हुए थे? 1 अप्रैल 2020 बैंक को 10 बैंक को मर्ज करके 4 बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। ओके, 10 बैंक को मर्ज करके क्या कन्वर्ट कर दिया गया मेरे भाई? 4 बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, अब जरा देखना,
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये पीएनबी में मर्ज हो गए। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये किस में मर्ज हुए? पीएनबी में। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, यही एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे भाई। इसी तरीके से पूछा एग्जाम में क्वेश्चन कि कौन सा बैंक है जो कि पीएनबी में मर्ज हुआ है? कौन सा बैंक हाल फिलहाल पीएनबी में मर्ज हुआ? पंजाब नेशनल बैंक में। दोस्त ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बोथ मर्ज विद पंजाब नेशनल बैंक। सिंडिकेट बैंक मर्ज विद कैनरा बैंक। अब सिंडिकेट बैंक कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको, क्या लिखा मिलेगा बेटा? कैनरा बैंक। कहीं पर भी आपको सिंडिकेट बैंक लिखा नहीं मिलेगा, आपको लिखा क्या मिलेगा? कैनरा बैंक लिखा मिलेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ पॉइंट मेरा? आराम से रीड कर लो एक बार। और ये कब से हुआ है? ये सब 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2000। दे मर्ज इन विच ईयर? एक बेटा ये, हाँ देखो ये सवाल, ये क्या मैं मतलब कोई मतलब ख्याली पुलप पका रहा हूं यहां बैठ के? ये 1 अप्रैल 2020 क्या लिखा हुआ है? 10 पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ये कब से अमलगमेट हुए? 4 बैंक में कब से अमलगमेट हुए? 1 अप्रैल 2020 से मेरे भाई, 1 अप्रैल 2020 से। ओके, अब यहां पर कौन कौन किसमें हुआ ये क्लियर है। इंडियन बैंक मर्ज विद तो मतलब इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हो गया, तो जो बैंक का नाम दिखता है वो आपको इंडियन बैंक दिखता है। आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गए। आंध्र बैंक, ये एग्जाम का सवाल है मेरे दोस्त। मर्ज होने का क्या रीजन है? मर्ज होने का रीजन है कि बेटा घाटे में चल रहे हैं तो इनको फायदे में लेकर आओ, तो जो फायदे वाले उनके साथ मर्ज कर लो जो घाटे में चल रहे हैं। जो घाटे में चल रहे हैं उनको बेटा फायदे वालों के साथ मर्ज कर दो। यहां पर ये लॉजिक है, समझ में आ रहा है? ओके, आफ्टर मर्जर अगर हम लोग बोले तो ये देखो, ये लिस्ट है पूरी की पूरी इस तरीके से, एक बार जरा देखो। मर्ज करने का फायदा क्या होता है? असल में क्या हुआ था कि आपकी बात करते हैं, यहां पर पूछा सुरेंद्र। सुरेंद्र भाई तुम्हारे एक और है भाई नरेंद्र भाई। ओके, नरेंद्र भाई का जो बिजनेस है वो जूते का है मेरे भाई। तुम्हारा बिजनेस है वो दोस्त चप्पल का है। हुआ क्या कि मेरे भाई तो ये चप्पल तो बड़ी जोर की चल रही थी बट उनके जूते नहीं चल पा रहे थे, समझ रहे हो? तो उनके जूते को तुम्हें चप्पल के साथ अटैच कर दिया। पिताजी ने तुम्हारे ने कहा बेटा तेरी चप्पल में दम नहीं है उसके जूते में, तेरी चप्पल में दम है उसके जूते में दम नहीं है। तो फिर पिताजी की बात मान के तुमने क्या किया? उसके जूते के व्यवसाय को अपनी चप्पल के व्यवसाय में जोड़ लिया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? उसकी संपत्ति जो भी है और उसका जो भी उसका देनदारियां जो भी उसकी देने करने का होगा वो आपने दे दिया, उसका उधारी वगैरह। तो जो घाटे में है उसको बेटा यहां पर मर्ज कर लिया जाता है। समझ में आया? अब जरा देखिएगा, जो पंजाब नेशनल बैंक है इसमें कौन कौन से बैंक अमलगमेट हुए ये जरूर याद रखना। ठीक है, एक तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, दूसरा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक। ओके, आंध्र बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक ये दोस्त यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एंड इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक। ये क्लियर हो गया? ठीक है, एसबीआई पहली अमलगमेट हो गया था, ये बैंक ऑफ बड़ौदा 2017 में हो गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, विजया बैंक, एसबीआई बेटा 19, ये कब हो गया? ये तो काफी दफा हुआ है, लास्ट 2017 में हुआ था ये। और ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा 2019 में हुआ था, सॉरी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना बताओ पहले।
भाई इतना क्लियर हुआ कि बिजनेस साइज भी याद करने होंगे? नहीं यार, बिजनेस साइज के चक्कर में ना रहो, जो पहले बोल रहा हूं वो देखो। अमलगमेशन, मर्जर, ठीक है, एक्विजिशन, ये सबका एक ही मतलब हो गया। ठीक है, अमलगमेशन मतलब ये हो गया कि जूते का व्यवसाय चप्पल में जुड़ गया, अमलगमेट हो गया। ओके ऋतु, कल को बेटा तुम्हारी शादी होगी तो तुम एक परिवार में अमलगमेट होंगी, तुम एक परिवार में जुड़ोगी जाकर, ठीक है, तुम्हारा अमलगमेशन होगा। समझ रहे हो नए परिवार में। मर्जर, अमलगमेशन। अब कल को ऋतु तुम कहीं तुम्हारी या यूं कहीं जॉब लग गई और फॉर एग्जांपल वो किसी बैंक में लग गई, लाइक हम लोग बोले बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब वो बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई के अंडर में आ गया, अब एसबीआई के साथ जुड़ गया, तो वो क्या हो गया, जुड़ना उसका अमलगमेशन। ओके, अमलगमेशन, समझ में आया? ठीक है, ये क्लियर हुआ आपके? ठीक है, अब जरा देखो यहां पर जो ये पीएसबी और नेशनलाइज का मतलब क्या होता है। देयर आर टू टर्म, एक पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरा होता है नेशनलाइज बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक। ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब हिंदी में होता है सरकारी बैंक, सरकारी उपक्रम। पब्लिक सेक्टर बैंक सरकारी बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होते हैं, ऐसे बैंक जो प्राइवेट बैंक से सरकारी बैंक बने हैं, वो आपके राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो प्राइवेट बैंक से सरकारी बैंक कितने बने, 11 बैंक। बना तो एसबीआई भी है, लेकिन एसबीआई को हम लोग नेशनलाइज बैंक नहीं बोलते हैं। ठीक है, एसबीआई को हम लोग इसलिए नेशनलाइज नहीं बोलते, नेशनलाइज वो है जो 1969 और 1980 में नेशनलाइज्ड हुए हैं। इन्हीं बैंक्स को हम लोग नेशनलाइज बैंक बोलते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक बोलते हैं। ओके, जो एसबीआई है इसलिए नहीं बोलते क्योंकि एसबीआई जो बना था वो डिफरेंट एक्ट से बना था, एसबीआई एक्ट 1955, तो इसलिए इसको हम लोग नेशनलाइज बैंक का दर्जा, नेशनलाइज बैंक में काउंट नहीं करते। इसे हम लोग 1969 और इसीलिए 1980 वाले बैंक को ही नेशनलाइज बैंक बोलते हैं। ओके, इसका लॉजिक ये कि डिफरेंट एक्ट है इस वजह से। ओके, अब सरकारी बैंक की बात करें तो 11 तो नेशनलाइज बैंक हो गए और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो टोटल मिलाकर सरकारी बैंक कितने हैं, 12। तो 12 हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है। और अगर नेशनलाइज बैंक की बात करें तो नेशनलाइज बैंक एसबीआई तो है नहीं है, तो टोटल मिलाकर नेशनलाइज बैंक कितने, 11 है। अब समझ में आया? अब क्लियर हुआ भाई? अब क्लियर हुआ? अब आते हैं टाइप्स ऑफ बैंक पे। ओके, टाइप्स ऑफ बैंक में जो सेंट्रल बैंक है उसको हम लोग पढ़ेंगे भाई अलग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये अलग अपना टॉपिक है पूरा। अब आते हैं यहां पर कॉमर्शियल बैंक पे, फिर स्पेशलाइज्ड बैंक पे और कोऑपरेटिव बैंक पे। कॉमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। एक बार रीड कर लो इसे, एक बार रीड कर लो। एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है, कैनरा भी गवर्नमेंट बैंक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आई मीन एसबीआई बेटर क्यों है? एसबीआई बेटर क्यों, तुम कैसे बोल दिए बेटर क्यों ऋतु? तुमने कहां से पढ़ लिया बेटर क्यों है?
सारे बैंक बेटर है, जो सुविधा बढ़िया देगा वो बेटर है। एसबीआई बड़ा बैंक है इसलिए हम लोग उसे बेटर बोल देते हैं, और क्या रीजन है? सर कैश क्रेडिट बिल डिस्काउंट, अरे सब कराएंगे, अभी सुनिए, अभी पढ़िए। बैंक ऑफ बड़ौदा कब मर चुका? वाह बेटा, तू कहां सो रहा था? है? मेरे बच्चे, कहां था तू इतने दिन से? ये देख बेटा, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा मर्ज नहीं हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा में दो बैंक का मर्जर हुआ था, एक बैंक था विजया बैंक और दूसरा बैंक था देना बैंक। ओके, विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों बैंक का मर्जर हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में। सर यूको बैंक कहां गया? अच्छा, ये क्या है? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। क्लियर है यहां तक? हाँ, जरा से देखो एक बार। टाइप्स ऑफ बैंक दिखाओ, लो देख लो। अब आ जाओ यहाँ पर। सिर्फ 2 से 3 क्लासेस है जिसमें तुम्हें थोड़ा स्टोरी बेस लग रहा है, उसके बाद कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएंगे, फिर मौका भी नहीं दूंगा मैं तुम्हें पूछने का। ठीक है, तो अभी जितना पूछना पूछ लो, उसके बाद सिर्फ मैं बोलूंगा तुम सुनोगे, इसलिए कह रहा हूं इसको तसल्ली से पढ़ लो। ओनली लड़कियों को डाउट ही क्लियर करते हैं। हाँ संदीप, एक्चुअल में क्या है ना, मैं अपनी बहनों के लिए ज्यादा सीरियस हूँ। भाइयों का क्या है, वो तो मेरी तरह कुछ ना कुछ कर लेंगे मेरे भाई, समझ रहे हो? मैं बहनों के लिए ज्यादा सीरियस हूँ। अब तुम अपनी बहनों के लिए सीरियस नहीं हो? संदीप भैया के लिए सब लोग थैंक यू बोलो, उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है। संदीप भैया थैंक यू। अब जरा, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या है? जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, कह रहा मौज कर दी। Scheduled commercial bank are those bank which are included in second schedule of RBI Act. Okay, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कौन से बैंक है? वो बैंक है जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में शामिल है। ओके, ये आरबीआई एक्ट 1934 है, और इसके जो सेकंड शेड्यूल में बैंक शामिल है
उनको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। ओके, ठीक है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं यहां पर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। क्लियर हुआ? तो वो बैंक जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में शामिल है, वो आपके शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है। विच कैरी आउट, अभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जो होंगे वो क्या होंगे, जो कि आपका नॉर्मल बिजनेस करते बैंकिंग का जैसे, ऐसे बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो सारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। सुनिएगा, ऐसे बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सारे शेड्यूल्ड बैंक है, वो सारे शेड्यूल्ड बैंक है। सेकंड शेड्यूल मींस बेटा फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल। अब उसमें कुछ चीजें लिखी होंगी सेकंड शेड्यूल में कि ये बैंक जो सेकंड शेड्यूल में आएंगे इनको ये करना होगा, इनको ये करना होगा, इनको ये करना होगा। समझ में आ रहा है? पूनम यादव ये इस तरीके से अलग है जैसे कि आरबीआई की बात करें। जो आरबीआई है वहां पर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो आंसर बनता है नो। क्या आप नाबार्ड में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो? नो। सिडबी में कर सकते हो? नो। एनएचबी में कर सकते हो? नेशनल हाउसिंग बैंक में? नो, नहीं कर सकते ना। तो दे आर नॉट ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। वो बैंक जो कि कॉमर्शियल पर्पज से बनाए जा रहे हैं, जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए बनाए जा रहे हैं, वो आपके शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है। चाहे वो सरकारी बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो भारत में, फॉरेन बैंक हो आपका, ओके, आपका जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो सारे आपके शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर रहा है, लोन भी प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? बात क्लियर हुई दोस्त? ओके, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में कौन कौन से बैंक आएंगे? तो सबसे पहले आएगा पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपके यहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आ जाएंगे। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। प्राइवेट बैंक वो आएंगे जो सारी शर्तें पूरी कर लेंगे। प्राइवेट बैंक ये नहीं कि प्राइवेट जो, सॉरी, पेमेंट बैंक वो आएंगे जो सारी शर्तें पूरी कर लेंगे। शर्तें होती हैं, एक समय के बाद पेमेंट बैंक को शामिल किया जाता है। पेमेंट बैंक ऐसा नहीं कि बना और वो आ गया तुरंत की तुरंत। लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो आपके सारे के सारे क्या होते हैं, वो आपके शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होते हैं। ओके, क्लियर है? क्योंकि डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जरा देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक है। ओके, जितने नेशनलाइज बैंक हैं वो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये क्लियर हो गया? पहले पब्लिक सेक्टर बैंक होते थे 27 2017 तक। ओके, कैसे होते थे? एसबीआई एक, एसबीआई के 5 एसोसिएट, एक भारतीय महिला बैंक, ओके, एक आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और 19 नेशनलाइज बैंक। तो देखो, एक, 5, एक, एक और 19, तो 19 और एक 20 और एक 21, 21 और 5 26 और एक 27। पहले 27 पब्लिक सेक्टर बैंक होते थे और आज के टाइम में कितने बेटा? 12। वो तो पेमेंट बैंक भी, लेकिन कुछ कंडीशन क्लियर करिए आप ब्रो। तुषार भाई बिल्कुल सही बोले। फिर आईडीबीआई का क्या हुआ? आईडीबीआई का क्या हुआ? आईडीबीआई प्राइवेट बैंक बन गया है। आईडीबीआई क्या है बेटा? प्राइवेट बैंक बन गया है। क्लियर हुआ इतना? सर प्राइवेटाइजेशन अच्छा है। क्यों अच्छा है प्राइवेटाइजेशन? हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। अगर हम लोग सर्विस हॉस्पिटल में लेने जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्विसेज अच्छी हैं एज कंपेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बट प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं, वो अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेते, चीजें वहां से खराब होने लगती हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अच्छी है कि आप पब्लिक और प्राइवेट, सरकारी और निजी दोनों का साथ लेकर चलिए। कंट्रोल गवर्नमेंट का हो, लेकिन हाँ, अगर ऑपरेशन की बात हो वो प्राइवेट एंटिटी रन करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसमें क्या होगी कि जैसे रेलवे की बात करते हैं, आप रेलवे पे जाइए, सुविधाएं देखिए कितनी भयानक सुविधाएं हैं। अरे भैया बहुत बढ़िया, आइए कभी यूपी में, ठीक मिलेंगे आपको पान के कोने कोने में। ठीक है,
लेकिन अगर यही अगर प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर होगा तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन अगर सिर्फ प्राइवेट ही होगा तो फिर क्या होगा मेरे भाई, मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे, अपनी रेट अपने दाम एक एक तरीके से लूट मचा देंगे ये लोग, समझ रहे हो। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे तो वर्क करना ही है, गवर्नमेंट वर्क ऑन पब्लिक वेलफेयर, गवर्नमेंट वर्क करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, लेकिन करप्शन इतना है कि अगर ऊपर से 100 की चीज आ रही तो नीचे आते आते वो 10 और 5 की रह जाएगी, खाने वाले बहुत बैठे हुए हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये दिक्कत है यहाँ पर। प्राइवेटाइजेशन बुरा नहीं, अगर आप लोग खुद देखिए, अगर गवर्नमेंट बैंक में जाते तो वहां पर कितनी लंबी कतारें लगती हैं। ठीक है, एनपीएफ पब्लिक बैंक में सरकारी बैंक में जाता है, लेकिन प्राइवेट बैंक में जाइए तुरंत सेवा हो जाती है, डिजिटली आप सारे काम कर सकते हैं। सुविधाओं के मामले में बात करें तो प्राइवेट ही बढ़िया है। ठीक है, अगर आपको कोरियर करना होता तो लोगों को जल्दी जब पहुंचाना हो तो प्राइवेट से करते, रात को भेजते सुबह तक पहुंच जाता है, होता है कि नहीं होता। तो सुविधाओं की बात करें प्राइवेट बढ़िया, लेकिन प्राइवेट के चार्जेस ये फिर मोनोपोली आने तो दोस्त, तो ये समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल भी रहे प्राइवेट भी रहे, चीजें बेहतर रहे, ज्यादा बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यार ये रजनीश कुमार काफी टाइम से लिखे, मेरे को इनको सही करना है, दिनेश कुमार खरा, दिनेश के खरा इसके चेयरमैन है अब एसबीआई के, और मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। ओके, एचडीएफसी प्राइवेट है, पब्लिक सेक्टर बेटा, प्राइवेट बैंक है वो। ठीक है, अब जरा देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक का उदाहरण तो दे दिया हम लोगों ने, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब क्या होता है, ऐसे बैंक जिनमें मेजॉरिटी स्टेक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मेजॉरिटी स्टेक यानी कि 51% और मोर। ऐसी संस्था जिनमें की भारत सरकार का हिस्सा 51% या उससे ज्यादा का है तो वो आपकी निजी संस्था है। और ऐसी संस्था जिनमें भारत सरकार का 51% नहीं है, वो दोस्त क्या बनेगी, वो सही सरकारी संस्था हो गई, वो निजी संस्था हो जाएंगी। जिनमें 51% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी भारत सरकार की है तो वो क्या हो गई आपकी, सीधी सी बात है, सरकारी संस्था हो गई। ओके, सरकारी संस्था। और जिनमें 51% नहीं है वो आपकी निजी संस्था हो गई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। और फॉरेन बैंक कौन से होते हैं, वो बैंक फॉरेन बैंक होते हैं जिनकी जो कि रजिस्टर्ड फॉरेन में है, हेडक्वार्टर फॉरेन में है, बट इंडिया में उन्होंने अपनी ब्रांच ओपन कर दी। इंडिया के लिए बात करें, इंडिया में उन्होंने अपनी ब्रांच ओपन कर दी, तो वो क्या आपके फॉरेन बैंक हो गए, क्या क्या आपके फॉरेन बैंक हो गए। समझ में आया ये पॉइंट, क्लियर हुआ, फॉरेन बैंक का मतलब। जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ओके, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इज अ फॉरेन बैंक। स्टेक क्या है, गवर्नमेंट का ऑनरशिप है या कुछ और, हाँ गवर्नमेंट की ऑनरशिप, स्टूडेंट गवर्नमेंट की ऑनरशिप, स्टेक मतलब ऑनरशिप। आपके पापा ने एक प्लॉट खरीदा है 1000 वर्ग गज का, ओके, 1000 गज का, उसमें आपका स्टेक कितना है, आपके दो भाई, आपका स्टेक कितना है, आपने उसमें कितना परसेंट पैसा लगाया है, 60%, 40%, 70%, दिस इज योर स्टेक। ओके, सिटी बैंक इज ऑल्सो फॉरेन बैंक। फर्स्ट रैंड बैंक जिसने अभी ऑपरेशन क्लोज करे साउथ अफ्रीका का, वो भी आपका फॉरेन बैंक, दूसरी कंट्री का बैंक, बट हमारे देश में ब्रांच होगी, वही है ना फॉरेन बैंक। हाँ जी निकिता जी, सही पकड़े बेटा। क्लियर हुआ इतना। अब स्पेशलाइज्ड बैंक क्या है, एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया स्पेशलाइज्ड बैंक। ठीक है, स्पेशल पर्पस क्या है भाई, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए नाबार्ड को बनाया गया। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, अलग से इसका टॉपिक है डिटेल में पढ़ने के लिए। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को मेरे भाई स्टैब्लिश्ड हुआ, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है इसका। ठीक है, नाबार्ड स्पेशल रूरल इकोनॉमी के लिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सिम बैंक, भारत सरकार के बिहाफ पर दूसरे देशों को लोन देने के लिए भी यही काम करता है, जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट। ओके, या यूं कहें भारत में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए स्पेशल बैंक बनाया गया वो एक्सिम बैंक है। 1982 में बना था, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बनाया गया है,
स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 2 अप्रैल 1990 को बना, लखनऊ उसका मुख्यालय, या याद करने हैं आपको, ये सारे याद करें। स्पेशल पर्पस है, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए सिड भी बना दिया गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एग्जिम बैंक बना दिया गया, रूरल इकोनॉमी के लिए नाबार्ड बना दिया गया, ओके, नाबार्ड रूरल इकोनॉमी, एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सिड भी स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक 9 जुलाई 1988 को बना, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो गया। 9 जुलाई 1982 को बना मेरे भाई, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो गया। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ यहां तक? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कैसे बैंक? बेटा वो अंतरराष्ट्रीय बैंक है, हम भारत का पढ़ रहे हैं बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम लिखा है यहाँ, इंडियन बैंकिंग सिस्टम। उसके लिए एमएसएमई के लिए सिड भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, एक है आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब तो आईसीआईसीआई बैंक भी इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करता, बट पहले क्या था कि जो पहला, यू कह सकते हैं कि फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो कि इंडस्ट्रीज के लिए बनाया गया, दैट वाज आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1948 को बना था, 1 जुलाई 1948 को, और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली। इसके अभी हेड नहीं लिखा रहा हूं, हेड अलग से लिखा हुआ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला कौन सा? ये रहा बेटा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला। एक बार देख लीजिए इसे। पूनम गवर्नमेंट है, वो 51% से ऊपर मतलब गवर्नमेंट है। प्रीवियस स्लाइड ये लो। हेडक्वार्टर ऑफ सिड भी लखनऊ। ईपीएफओ, दिस इज नॉट अ बैंक, उसको अलग से पढ़ लेंगे हम लोग। ओके, ये क्लियर? आईएफसीआई, इसे पढ़ो। नाबार्ड 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, एनएचबी भी 100% ओन्ड है, ये सब 100% ओन्ड है, स्पेशलाइज्ड बैंक। नाबार्ड का स्लाइड ले भाई, नाबार्ड ले रख ले, ये नोट करने वाले होंगे, सारे खत अभी लिख देना, सारी मोहब्बत में आग अभी लगा देना, बाद में मत छोड़ देना, नाबार्ड अलग से पढ़ाऊंगा, अभी समझ लो। कॉपी नोट्स बना के कोई काम नहीं चलने वाला, दिमाग में रखने की कोशिश करो। यहां तक क्लियर है ये?
क्लियर? एनबीएफसी स्पेशलाइज्ड बैंक, एनबीएफसी इज नॉट अ बैंक, ओके, तो बताऊंगा मैं। अभी समझाऊंगा, बट इससे पहले एनबीएफसी थोड़ा समझा देता हूं। ये बैंक है और ये एनबीएफसी है। अब जरा समझना हुआ क्या। चौपाटी जानते, चौपाटी, चौपाटी, चौपाटी जानते हो? अरे खोका जानते हो? खोका, खोका, सुट्टा वाला खोका। नो वाले देखो, है संत हैं सारे के सारे। ये सुबह उठ के पापा मम्मी के साथ बैठ के आस्था करते, राधे 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 ना बेटा, वो अच्छी चीज है करना। लेकिन ये संत हैं सबके सब, नहीं सर हम नहीं जानते कोका क्या होता है ना। हम तो सर ब्रांडेड वाले पे जाते हैं, वहां पर डिब्बा मिलता पूरा पैक, है ना। ऐसी बात कर रहे हो है मेरे भाई, सुन जरा। हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, 3-4 मित्र बैठे हुए थे, 3-4 मित्र आपस में बैठ के बात कर रहे थे। तो ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि मेरे दोस्त मेरे से कहा, अरे भाई आशीष देख, आंटी जा रही है। मैंने कहा माँ, माँ जा रही है? मैंने यूं करके नजर उठा कर देखा, मैंने कहा माँ, मैंने कहा ना ना ना, माँ नहीं है वो, मेरे माँ जैसी हैं। उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी, थोड़ी हेल्दी, ओके, थोड़ी क्यूट उस टाइप की लग रही थी, तो मेरे को लगा मेरे माँ जैसी है, बट शी इज नॉट माई मॉम, ओके, शी इज नॉट माई मदर, वो मेरी मम्मी नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरे भाई? नहीं, ओके। इसी तरीके से एक और हुआ, देख भाई छोटू जा रहा है, छोटू मना, फिर उठा के देखा, अरे नहीं यार, छोटू की हाइट भी अच्छी है, उसकी हाइट इतनी नहीं है, बट हाँ छोटू जैसा थोड़ा लग रहा है, उसका लुक थोड़ा लग रहा है छोटू जैसा, बट मेरा भाई नहीं है। कैसा भाई जैसा है, माँ नहीं है, माँ जैसी है, ओके। अब उसने कहा, अरे देखिए दीदियां जा रही हैं, दीदियां, मैंने देखा, अरे नहीं यार दीदी नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई फिर मैंने क्या बोला, अरे यार दीदी जैसी है, दीदी नहीं है। समझ रहे हो मेरे भाई? समझ रहे मेरे, मतलब कहीं ना कहीं उनमें मेरे बहन, मेरी माँ या मेरे भाई जैसी कुछ सिमिलरिटी, मेरे पापा जैसी। अरे देखिए यार अंकल जा रहे हैं, मैंने कहा नहीं यार पापा नहीं, पापा जैसी कुछ सिमिलरिटी है। देखो एक भाभी जा रही है, अरे हाँ कहाँ भाई, कहाँ कहाँ कहाँ, हाँ हाँ ठीक है भाभी है, अरे हाँ वो समझ गए, वो तो अपनी है, ठीक है। मतलब समझने की बात है, मैं ऐसे लड़के बैठते हैं तो ऐसी तो बात करते हैं मेरे भाई, लेकिन हम लोग बोले तो मैंने एक चीज इसमें समझो, माँ नहीं है, माँ जैसी कुछ सिमिलरिटी, भाई नहीं भाई जैसी कुछ सिमिलरिटी है, ओके। दोस्त दीदी नहीं, दीदी जैसी कुछ सिमिलरिटी है। एनबीएफसी इज नॉट अ बैंक, एनबीएफसी में बैंक जैसी कुछ सिमिलैरिटी है, समझिएगा। एनबीएफसी इज नॉट अ बैंक, एनबीएफसी में बैंक जैसी कुछ सिमिलैरिटी है। लाइक कैसी सिमिलैरिटी है मेरे भाई? बैंक आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन प्रोवाइड करता है। एनबीएफसी भी सेम कर रहा है, बट इसमें डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली भी एनबीएफसी होती है और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी भी होती है, दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर रही है और लोन भी प्रोवाइड कर रही है। एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही, सिर्फ लोन प्रोवाइड कर रही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मेरे भाई? ओके। बैंक तो डिपॉजिट भी दे रहा है, लोन भी दे रहा है, लेकिन एनबीएफसी में कुछ ऐसी भी होती है जो लोन देती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती। यहां जो डिपॉजिट आता है ना, मैं इसे डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, अभी जब शब्द आया तो मैं बता दे रहा हूं। मिनिमम 12 महीने के लिए और मैक्सिमम यहां पर 60 महीने के लिए, ठीक है। जो डिपॉजिट रखते हैं ना, कम से कम 1 साल के लिए है और मैक्सिमम 5 सालों के लिए। यहां पर रिटर्न आपको थोड़ा ज्यादा मिलता है, 10% तक भी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, रिटर्न आपको मिल जाए। बैंक में जाओगे कितनी ब्याज मिलेगी, बचत खाते पे जाओ 2 पॉइंट समथिंग इंटरेस्ट है एसबीआई में। एफडी पे चले जाओगे 5.5 5.5 के लमसम में, बट एनबीएफसी में जाओगे वहां पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा आपको ज्यादा मिल जाए, तो लोग लालच में जाकर एनबीएफसी में पैसा जमा कर देते हैं, मिनिमम 1 ईयर मैक्सिमम 5 ईयर। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? फिर डिफरेंस क्या है पूनम जी? डिफरेंस ये, बैंक में जाओगी ना 10 साल की एफडी मिलती है,
समझ रही हैं? और पैसा जमा कर लियो बाद में, और तुम एक दिनों के लिए कर लियो, 2 दिन के लिए कर लो, 3 दिन के लिए कर लियो, बट एनबीएफसी में चली जाएंगी ना तो वो 1 साल से कम के लिए पैसा ना ले। अरे पूनम जी आई हैं, 1 साल से पहले पैसा ना छोड़ रहे आए भैया, समझ रहे, मिनिमम 1 ईयर, ओके, मैक्सिमम 5 ईयर, इतनी चीज को समझना। एक और होता है जो डिफरेंस मेन है, वो है डीआईसीजीसी वाला। डीआईसीजीसी क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। आप लोग बैंक जाते हो? हाँ जी सर जाते हैं। बैंक में जाकर आप पैसा डिपॉजिट करते हो? अरे सर क्या बात कर दी है, बिल्कुल डिपॉजिट करते हैं। जब डिपॉजिट करते हो तो डिपॉजिट पे आपको इंश्योरेंस मिलता है? हाँ जी मिलता है, ठीक है। अब वो इंश्योरेंस कौन देता है? डीआईसीजीसी, और वो भी कितने का? 5 लाख का। समझ में आया? एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाँ जी, ठीक है। आप बैंक गए, बैंक में डिपॉजिट किया, पैसा इंश्योर्ड है 5 लाख तक का। बैंक लुट जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, यू आर एलिजिबल टू गेट अप टू 5 लाख रुपीज, ओके। आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिलेंगे। 10 लाख है, 5 लाख मैक्सिमम। क्लियर? उन्होंने बोल दिया 5 लाख रुपए। समझ में आ रहा है मेरे भाई? नहीं आ रहा? ठीक है, मैक्सिमम 5 लाख रुपए, मैक्सिमम 5 लाख। लेकिन अगर आप एनबीएफसी में गए और एनबीएफसी में आपने डिपॉजिट किया, एनबीएफसी गए, मुथूट फाइनेंस गए हो ना, ठीक है, डिपॉजिट किया पैसा, उस पर इंश्योरेंस मिलता है डीआईसीजीसी का? तो आंसर मिलता बहुत बड़ा वाला नो। डिपॉजिट इंश्योरेंस जो फैसिलिटी है वो एनबीएफसी के डिपॉजिटर्स को नहीं मिलती है, बैंक के डिपॉजिटर्स को मिलती है। दिस इज द मेन डिफरेंस, ओके, बिटवीन द बैंक एंड एनबीएफसी। समझ में आया? फुल फॉर्म डीआईसीजीसी पढ़ाऊंगा दीपा जी, पढ़ाऊंगा, थोड़ा तसल्ली कर लिया। आरबीआई आएगा ना, उसमें कब बना, ओके, हु इज अ हेड, कौन हेडक्वार्टर, कहां हेडक्वार्टर है, सब पढ़ेंगे। तो बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, इंश्योर्ड है, डीआईसीजीसी की इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिल रही है 5 लाख की। एनबीएफसी में पैसा डिपॉजिट किया, इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं मिल रही है। प्राइवेट बैंक में मिलता है बेटा, बैंक मतलब सब बैंक, ओके, सब बैंक। बैंक इज सिक्योर्ड, एनबीएफसी इज नॉट सिक्योर्ड। बैंक तभी तो एनबीएफ हायर प्रॉफिट हायर रिस्क, लोअर प्रॉफिट लोअर रिस्क। एनबीएफसी में जाइए, हायर रिटर्न मिल रहा है, लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, बट एनबीएफसी में डीआईसीजीसी वाली सुविधा नहीं है। कल को बंद हुआ तो यू कांट क्लेम योर मनी, ओके। मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बट इन अ बैंक यू कैन क्लेम अप टू 5 लाख। लोन एक्सेप्ट नहीं, अरे सब पढ़ाऊंगा, अभी रुक जाओ। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? इसकी लिमिट सब पढ़ लेंगे, कनेका जी जरा तसल्ली कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखना है, कल करा दूंगा मैं, कल भी बैक टू बैक क्लास है, ठीक है। कल हम लोग ये पूरा अपना ये जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है कल खत्म कर देंगे। इसकी पीडीएफ आपको आज शाम तक अवेलेबल हो जाएगी, नहीं हुई होगी तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। व्हाट इज डेवलपमेंट बैंक? बेटे स्पेशलाइज्ड बैंक ही डेवलपमेंट बैंक का काम कर रहे हैं, ठीक है, इनका पर्पस ही वही है, स्पेशलाइज्ड बैंक, डेवलपमेंट बैंक, ओके। कल मुलाकात करते हैं, फिर हम लोग डे आफ्टर टुमारो मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जहां रहिए, जैसे रहिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।